जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के जीवन के हल्के फुल्के किस्सों की सीरीज में आज बात करेंगे उन शरारतों की जो उन्होंने साथी क्रांतिकारी भगवान दास माहौर के साथ की थी। और ये किस्से स्वयं लिखे हैं भगवान दास माहौर ने अपनी पुस्तक यश की धरोहर में। दोस्तों, नवंबर 1928 में क्रांतिकारी शिव वर्मा ने आगरा के नूरी दरवाजा मोहल्ले में छन्नामल नाम के व्यक्ति के घर की पहली मंजिल 5 रुपए महीना किराए पर ली। ये छन्नामल लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह नंबर 234 के रूप में पेश हुए थे। इसी मकान में नवंबर 1928 में भगवान दास माहौर की भगत सिंह से पहली भेंट हुई। आज ये मकान बड़ी जर्जर हालत में है। हम भी वहां गए थे, एक वीडियो भी अपलोड किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। किराए पर लेने के 3 महीने बाद यह मकान खाली कर दिया गया था और दूसरे 2 और मकान लिए गए थे। एक था हींग की मंडी मोहल्ले में और दूसरा नाई की मंडी मोहल्ले में। कैसी थी भगत सिंह से भगवान दास माहौर की पहली भेंट, चलिए जान लेते हैं। भगवान दास माहौर लिखते हैं, मुहल्ला नूरी दरवाजे में एक मकान के 2 मंजिले के एक कमरे में क्रांतिकारी दल की छावनी पड़ी हुई थी। भाई विश्वनाथ के साथ मैं उस कमरे के द्वार पर पहुंचा तो निश्चित संकेत करने के बाद किसी ने भीतर से टार्च जलाकर हम दोनों को सिर से पैर तक देखा और फिर सांकल खोलकर हम लोगों को भीतर आने दिया। कमरे में घुसते हुए मेरा सामना एक अच्छे बड़े रिवॉल्वर की नली से हुआ। उससे नजर हटाकर जो आगे देखा तो एक अच्छे बलिष्ठ और सुंदर नौजवान की सावधान और सतेज आंखों को अपनी ओर घूरता पाया। यह नौजवान ही भगत सिंह थे जो इस समय रात के लगभग 11 बजे शिविर के पहरे पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मिट्टी के तेल की कुप्पी के मंद प्रकाश में भगत सिंह को, जिनको साथी विश्वनाथ ने रणजीत नाम से संबोधित किया, मैं सरसरी तौर पर ही देख पाया। कमरे में कुछ और नौजवान जो देखने में विद्यार्थी जैसे लगते थे, फर्श पर धोती और अखबार बिछाए एक कतार में पड़े सो रहे थे। हमारे आने से जो आहट हुई उससे 2-1 की आंख खुल गई। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया, नवंबर के महीने में यह मकान किराए पर लिया गया था और उसी महीने में भगवान दास माहौर की भेंट हुई थी भगत सिंह से। तो शायद नवंबर के महीने के आखिर की बात रही होगी। तो सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और देश को आजाद करवाने घर बार छोड़कर निकले उन दीवानों के पास न बिछाने को बिस्तर थे न ओढ़ने को कंबल। वे अखबार बिछाकर अपनी धोती ओढ़कर सोते थे। भगवान दास माहौर लिखते हैं, रास्ते में पानी बरसने से भाई विश्वनाथ और मैं काफी भीग गए थे। अपने कपड़े उतारकर मैं हाथ में लिए था और सोच ही रहा था कि इनका क्या करूं कि भगत सिंह ने कपड़े मेरे हाथ से ले लिए और उन्हें निचोड़कर अरगनी पर सूखने के लिए डाल दिया। ठंड बहुत लग रही थी। भगत सिंह ने पूछा, भूखे तो नहीं हो? मेरे कुछ उत्तर देने के पहले ही विश्वनाथ ने कहा, ऐसे कुछ खास भूखे नहीं हैं, होंगे भी तो यहां धरा ही क्या होगा, सवेरे देखा जाएगा। दोस्तों, पहली मुलाकात में भगवान दास माहौर को भगत सिंह बहुत केयरिंग लगे। उनके गीले कपड़े लिए, सूखने के लिए अरगनी पर डाल दिया और खाने के बारे में भी पूछा। लेकिन अगली सुबह उन्हें भगत सिंह का एक और रूप देखने को मिला। वे लिखते हैं, सवेरे एक कोने में भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा और शायद सुखदेव धीरे धीरे बातचीत करने बैठे थे। उनकी आंखें मेरी ओर कभी कभी उठती थीं, जिससे मुझे लगा कि मेरे ही विषय में ये लोग बातें कर रहे हैं। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि मैं आज इन सब के लिए नव आगंतुक था। मैंने देखा कि ये लोग मेरी ओर देखकर कुछ मुस्कुरा रहे हैं। अतएव मेरे कान उस ओर गए और मैंने भगत सिंह को कहते सुना, Yes, Darwin seems to be correct. He may well be the missing link. अर्थात मालूम होता है डार्विन का कहना ठीक है, बंदर और आदमी के बीच की खोई हुई कड़ी ये महाशय हो सकते हैं। यह सुनकर विजय कुमार खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं ठगा सा उनकी ओर देखता रह गया और फिर मेरी समझ में आया कि ये लोग मेरी शक्ल सूरत की विवेचना कर रहे थे। विजय को इस प्रकार जोर से हंसता देखकर भगत सिंह ने गंभीर बनने की चेष्टा की और तुरंत इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया।
मैं गया तो आपने बड़ी सद्भावना और भाईचारे से बात की। दोस्तों, भगवान दास माहौर देखने में बहुत सुंदर नहीं थे, शायद इसलिए भगत सिंह ने मजाक में ऐसा कहा था। देखिए, वो जमाना अलग था। आज इस बात पर लोग रेसिज्म का इल्जाम लगा देंगे, लेकिन उन दिनों यह सामान्य बात थी। भगवान दास माहौर लिखते हैं, थोड़ी ही आपसी बातचीत से, साथियों के उनके प्रति स्वाभाविक सम्मान से मेरी समझ में तुरंत आ गया कि भगत सिंह हमारे दल के एक उच्च बौद्धिक नेता हैं। भगत सिंह का सुंदर बलवान शरीर, उनका बातचीत करने का सहानुभूतिपूर्ण ढंग और गंभीरता के साथ ही साथ हास प्रयास करते रहने का ढंग किसी को भी अपने प्रति आकृष्ट किए बिना न रहता था। दोस्तों, आगरा के ही दिनों की एक और रोचक घटना का जिक्र भगवान दास माहौर करते हैं। यह घटना थी कुछ साथियों द्वारा गलती से शराब पी लेने की। जब भगत सिंह और आजाद को इसका पता चला तो क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं। माहौर लिखते हैं, किसी मित्र ने मुझे कह दिया था कि यदि जाड़े में जॉन एक्शॉ नंबर 1 प्रतिदिन 1 तोला पी जाए तो शरीर बड़ा बलवान और स्वस्थ हो जाता है। मैंने आजाद से कहा कि शक्तिवर्धक एक दवा के लिए 4 रुपए दे दीजिए। उस समय न तो मुझे ही मालूम था न आजाद को ही कि यह जॉन एक्शॉ नंबर 1 कोई दवा होती है या शुद्ध शराब। आजाद ने मुझे 4 रुपए दे दिए और मैं एक बोतल ले आया और नियम से प्रतिदिन 1-1 तोला पीने लगा। इसी बीच में आगरा का बुलावा आ गया और मैं जो वहां गया तो अपने साथ अपनी वह ताकत की दवा भी लेता गया। साथियों ने बोतल देखकर आश्चर्य प्रकट किया। यह क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, ताकत की दवा है। हम कोई नशे के लिए थोड़ी ही पीते हैं। पंडित जी से पूछकर उन्हीं से 4 रुपए लेकर लाया हूं। दोस्तों, भगवान दास माहौर आगे लिखते हैं, साथी डॉक्टर गया प्रसाद ने कहा कि देखें तो यह कैसी है। फिर गया प्रसाद, सदाशिवराव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और मैं स्वयं इस ताकत की दवा को 1-1 तोला पीने बैठे। और सब तो पी गए, मगर साथी बटुकेश्वर दत्त को बीच में ऐसा करना अनुचित प्रतीत हुआ और उन्होंने अपना प्याला आधा छोड़ दिया। डॉक्टर गया प्रसाद उसे भी चढ़ा गए। इतने में विजय कुमार सिन्हा आ गए। उन्होंने जो बोतल देखी तो बहुत बिगड़े और बोले, अभी जाकर पंडित जी से कहता हूं, यह सुसंस्कृत चरित्रवान क्रांतिकारियों का अड्डा है या शराबखोरों का। मगर मैंने विजय की बातों की जरा भी परवाह नहीं की और हंसी खुशी गाता बजाता रहा। दोस्तों, उस समय माहौर जी अलग ही मूड में थे। कहां पंडित जी का डर था। कल्पना कीजिए कैसा दृश्य रहा होगा। माहौर लिखते हैं, विजय ने जाकर दूसरे मकान में जहां भगत सिंह, आजाद आदि लोग थे, यह सब कह दिया। भगत सिंह को कुछ तो सैद्धांतिक रूप में ही बहुत बुरा लगा और कुछ पंडित जी को चिढ़ाने के लिए विनोद का सामान हाथ लगा, क्योंकि भाई सदाशिव, विश्वनाथ वैशंपायन और मुझे आजाद के अपने आदमी समझा जाता था। विजय ने शिकायत की कि पंडित जी कैलाश शराब पीकर रात भर लंगोट बांधकर नाचता रहा, न खुद सोया न किसी को सोने दिया। भगत सिंह ने इसमें नमक मिर्च लगाया और क्रांतिकारियों द्वारा शराब पीने की भयंकरता पर एक लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। पंडित जी और भगत सिंह दोनों साथ साथ उस मकान से आए और आते ही आजाद मुझ पर बरस पड़े और मुझे दल से निष्कासित कर देने की घोषणा करने लगे। जब मैंने कहा कि पंडित जी वही जॉन एक्शॉ नंबर 1 है जिसके लिए आपने 4 रुपए दिए थे, तब भगत सिंह बोले, वाह पंडित जी, आप खुद ही रुपए देते हैं और फिर नाराज होते हैं। पंडित जी रुआंसे होकर बोले, तो मैंने क्या यह कहा था कि शराब ले आओ। दोस्तों, भगवान दास माहौर लिखते हैं, भगत सिंह बड़ी सद्भावना से मुझे अलग ले गए और समझाने लगे, कैलाश, इसमें मजाक नहीं है, तुम्हारा शराब ले आना अच्छा नहीं हुआ। पंडित जी को इतना ज्यादा ताव तो मैंने ही नमक मिर्च लगाकर दिला दिया है, मगर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जरा जरा से काम की कड़ी से कड़ी आलोचना होगी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कोई काम ऐसा न हो जिससे लोग हमें बदनाम कर सकें। अपनी निजी बदनामी की बात होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु यह क्रांतिकारियों की बदनामी होगी, क्रांति प्रयास की बदनामी होगी।
मैं बहुत ही हतप्रभ हुआ तो भगत सिंह ने मुझे तरह तरह से मजाक करके हंसाया और नॉर्मल किया। तो दोस्तों, यह भी एक रूप था भगत सिंह का। भड़काया भी उन्होंने और समझाया भी उन्होंने। भगत सिंह क्रांतिकारी दल HSRA के नेता थे, लेकिन पार्टी के नए सदस्यों पर कभी भी अपनी पोजीशन का रोब नहीं जमाते थे। माहौर लिखते हैं, वास्तव में क्रियात्मक रूप में वे दल के सबसे बड़े नेता थे, परंतु वे अपने व्यवहार में सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके किसी काम में नेतागिरी की गंध न आए। नेता और सिपाही के बीच की खाई वे अपने हास परिहास से सदा पाटते रहते थे। साधारण रहन सहन में वे इस बात का सदैव ध्यान रखते थे। आवश्यकता के अनुसार यदि कभी उनके कपड़ों को मैंने धो डाला तो कभी आवश्यकता न होने पर भी मेरे कपड़ों में वे ही साबुन लगाने बैठ जाते थे। दोस्तों, एक और बड़ी मजेदार घटना बताता हूं। लाहौर में कई क्रांतिकारी साथी एक साथ बैठे थे। भगवान दास माहौर का मन हुआ कि गाना गाएं और साथियों की वाहवाह लूटें। भगत सिंह उनके भाव समझ गए थे, पर बड़ी ही बेतकल्लुफी से उन्हें छेड़ते हुए बोले, इस वक्त हम आपका गाना न भी सुनना चाहें तो भी आप गाएंगे अवश्य, क्योंकि आप इसी प्रकार अपनी इस सुंदर सूरत के प्रभाव को परिमार्जित करेंगे। अच्छी बात है, सुना लीजिए, जल्दी कीजिए, फिर हमें काम की बातें करनी है। माहौर लिखते हैं, मैं गाना अवश्य चाहता था, मगर इस प्रकार कहीं किसी से गाने को कहा जाता है। मैंने कहा, नहीं, अभी मूड नहीं है। भगत सिंह बोले, अब गवैयों जैसे नखरे मत करो, सुना दो झटपट। मगर अब मैं कैसे गाता? हास परिहास में भगत सिंह ने बहुत खिजाया और मैंने एक घूंसा उनके लगा दिया। परिणाम तो हम दोनों में घूंसेबाजी होने लगी। कम कुव्वत, गुस्सा ज्यादा, मार खाने का डोल, यह कहावत मेरे ऊपर पूरी तरह चरितार्थ हुई। भगत सिंह ने मेरी खूब धुनाई की। जब मैं अच्छी तरह पिट चुका तब लोगों ने बीच बचाव किया। दोस्तों, पहले चिढ़ाया, फिर पिटाई की और बात यहीं खत्म नहीं हुई। माहौर लिखते हैं, भगत सिंह ने कहा, अग्रेशन कैलाश ने किया है, मैं तो सेल्फ डिफेंस में लड़ा हूं। संधि का प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, परंतु संधि की शर्तें मैं डिक्टेट करूंगा। तब साथियों ने कहा, हां, बात तो ठीक है। भगत सिंह बोले, संधि इसी बात पर होगी कि कैलाश अपना वही गाना सुनाए, कुठे गुंतला। यह एक मराठी का गाना था जिसे मैं अक्सर गाया करता था। अस्तु और लोगों ने भी जोर दिया और मैं ठुक पिट कर गाने बैठा। दोस्तों, क्लाइमेक्स अभी बाकी था। माहौर आगे लिखते हैं, झेप मिटाने का इससे अच्छा साधन भी कोई दूसरा न था। मैंने गाना शुरू किया, सब लोग सुनने बैठ गए। भगत सिंह बीच में मेरी तरफ पीट करके लेट गए। कल्पना कीजिए दोस्तों, कैसा दृश्य रहा होगा। एक और भगवान दास माहौर बैठे हैं, गीत शुरू कर रहे हैं। सारे साथी सामने सेमी सर्कल में बैठे हैं, माहौर की ओर मुंह करके गीत सुनने के लिए। और भगत सिंह इन दोनों के बीच भगवान दास की ओर पीठ करके करवट लेकर साथियों की तरफ मुंह करके लेट गए। कितना गुस्सा आया होगा माहौर को। वे लिखते हैं, मैंने आपत्ति की, इन्हें गाना सुनने की तमीज तो है नहीं, जरा देखिए, इधर मुंह करके बैठाइए इन्हें। भगत सिंह तुरंत बोले, माफ कीजिए, अपनी संधि की शर्त वापस लेता हूं। यदि आपका गाना सुनने के साथ आपकी शक्ल मुबारक भी देखनी पड़ती है तो ऐसा गाना मुझे नहीं सुनना। दोस्तों, ऐसी मस्तियां होती थी इनके बीच, बिल्कुल उसी तरह जैसे इस उम्र के नौजवान आज भी करते हैं। लेकिन ये सब करते करते भी भगत सिंह अगले ही पल एक अत्यंत गंभीर विचारक और उच्च आदर्शवादी क्रांतिकारी के रूप में दिखाई देते हैं। और यही बात उनको बाकी सभी क्रांतिकारियों से अलग करती है। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।